सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे संघीय ढांचा समिति द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। संघीय ढांचा समिति की 35वीं बैठक होती है 15 अक्टूबर 1931 को, जिसमें बाबा साहब खासकर वित्तीय संसाधनों के विभाजन को लेकर संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस तरह से विभाजन किया जाए, इस संबंध में बाबा साहब क्रांतिकारी सुझाव प्रस्ताव रखते हैं। उन प्रस्तावों को जानना बहुत जरूरी है। इन प्रस्तावों को जब आप सुनेंगे समझेंगे तो बाबा साहब के गहन अध्ययन की जानकारी भी आपको मिलेगी और बाबा साहब के उन क्रांतिकारी सुझावों को जिस तरह से भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया, आप उसकी महती आवश्यकता को भी समझने की कोशिश करेंगे। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर 150 से लेकर हम 152 तक बात करेंगे और अम्बेडकर संदेश के अंत में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, जानना चाहेंगे आपसे उसका जवाब। अंत तक अगर अम्बेडकर संदेश बस आप कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो इसका जवाब देना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि अगला विषय उप समिति की रिपोर्ट का पैरा 12 है, जिसमें कराधान की शेष शक्तियों पर विचार किया गया है। उस समिति ने यह अनुमान कर लिया है कि निर्णय इन शक्तियों को प्रांतों में निहित कर दिए जाने के पक्ष में होगा। इस आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंची कि अनिर्धारित करों के लगाने की शक्ति इकाइयों के हाथों में होनी चाहिए। उप समिति ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया है कि वह इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंची है, लेकिन पैरा 12 में एक अंश है जिसमें यह बताया गया है कि इस सुझाव के अलावा कोई दूसरा सुझाव देने में उप समिति संवैधानिक आपत्ति होने का अनुभव करती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उप समिति का यही दृष्टिकोण है कि किसी भी संघ में कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों में निहित होनी चाहिए। अब मेरा निवेदन है कि यह जरूरी नहीं कि संघ बनने के कारण ऐसा ही होता है। अगर आप कनाडा के संविधान की धारा 91 पैरा 3 को देखें कि कनाडा में जिसके संविधान को सभी संघीय संविधान के रूप में स्वीकार करते हैं, वहां की केंद्रीय सरकार को कराधान संबंधी जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें किसी ऐसे परंतुक से सीमित नहीं कर दिया गया है जिसे उप समिति ने अपनी सिफारिशों में शामिल किया है। मैंने जिस अंश का अभी उल्लेख किया है उसमें हर तरह की संभावित व्यापकता है। इस अंश में केंद्रीय सरकार को कराधान के मामले में पूरी की पूरी और असीमित शक्ति प्रदान की गई है, जितने की किसी केंद्रीय सरकार को दी जा सकती है। लेकिन शायद आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपके सम्मुख एक गलत उदाहरण दिया, क्योंकि कनाडा के संविधान के तहत शेष शक्तियां इकाइयों में निहित न होकर वहां की केंद्रीय सरकार में निहित हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं जहां शेष शक्तियां इकाइयों में निहित हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहां कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों को नहीं दी गई हैं, बल्कि वे संघीय सरकार के लिए छोड़ दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 51 पैरा 2 में कहा गया है कि कराधान की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होगी, बशर्ते कि यह विभिन्न राज्यों में या राज्यों के भागों में भेद करने के लिए नहीं होगी। अब इससे स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है, जहां तक कहा गया है कि यह शक्ति इतनी ज्यादा व्यापक है कि ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि इससे उसके हाथों में राज्यों की कराधान प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई है। यहाँ मैं मूर ने कॉमनवेल्थ और ऑस्ट्रेलिया प्रथम संस्करण नामक पुस्तक में जो टिप्पणी लिखी है उसमें से उस अंश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं जिसमें इस विषय का विवेचन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संघ को कराधान के बारे में कितनी अधिक शक्ति दी गई है, इसके बारे में वह लिखते हैं कि ये देखा गया है कि कॉमनवेल्थ की स्थापना के बाद राज्यों पर पाबंदी लग गई है कि वह कॉमनवेल्थ की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाएंगे। शायद ये कॉमनवेल्थ की भावना के हित में है और इसलिए एक समान सीमा शुल्क होने से वह कोई अन्य सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे और न ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य या आवागमन पर कोई अन्य कर लगाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में ब्रिटिश लोगों के साथ जो भेदभाव होता था वह रद्द हो जाता है। इसके बाद जो कुछ लिखा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः ये बताया गया है कि कराधान के बारे में कॉमनवेल्थ की कानून बनाने की शक्ति होने से राज्यों के कराधान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही व्यापक अधिकार मिल जाते हैं। यह एक ऐसा संविधान है जहां शेष शक्तियां राज्यों में निहित हैं, लेकिन वित्तीय मामलों में शेष शक्तियां राज्यों में नहीं है बल्कि संघीय सरकार में निहित हैं। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 को लीजिए,
यहाँ पर भी कानून बनाने की शेष शक्तियां राज्यों में निहित है, संघीय सरकार में निहित नहीं है। फिर भी अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 8 में प्रावधान किया गया है कि कांग्रेस को कर, शुल्क, महसूल और उत्पाद शुल्क लगाने व वसूल करने का ऋण चुकाने, अमेरिका की सामान्य सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। लेकिन ये सभी शुल्क, महसूल और उत्पाद शुल्क सारे अमेरिका में एक समान होंगे। यहाँ पर भी आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलती है कि अमेरिका में केंद्रीय सरकार की कराधान संबंधी शक्ति पर कोई भी अंकुश लगाया गया है। इसलिए जहां तक संवैधानिक कानून का संबंध है, उप समिति ने जिस तरह की सिफारिश की है उसके लिए कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में बात हो रही थी कि किस तरह से टैक्स, जो यहाँ पर कराधान की व्यवस्था है, वो किन देशों में किस तरह की व्यवस्था है और भारत में कौन सी व्यवस्था उचित रहेगी। इस बारे में बादशाह साहब अपने क्रांतिकारी सुझावों को यहाँ पे रख रहे थे, जिसको हमने आपके समक्ष हुबहू रखा है। आज के अंबेडकर संदेश को आपने अंत तक वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विशेष धन्यवाद उन साथियों के लिए जो ये प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। किस देश में केंद्रीय सरकार की कराधान जो व्यवस्था है, उस शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो संघ सरकार है, उस पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई अंकुश नहीं। वो उस देश का जिक्र किया है, बाबा साहब ने उस देश का नाम यहाँ पर जिक्र किया है, उस देश का नाम आपको बताना है। अभी अभी हमने जिक्र किया है। आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एक अपील भी साथ में कि इस अंबेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।